नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पर्याय माने जाने वाले सुरेश पचौरी भाजपा में प्रवेश कर गए। 4 दशक क्या मायने रखते हैं जीवन के। 4 बार राज्यसभा के सांसद बने। 1984 के बाद से 2002 तक वो राज्यसभा के सांसद रहे, लगातार केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। 1972 से लगातार वो कांग्रेस के लिए सक्रिय रहे। मौजूदा दौर में भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बाद तीसरे किसी सबसे बड़े नेता का नाम कांग्रेस से मध्य प्रदेश में सुनाई देता था तो वो थे सुरेश पचौरी। सुरेश पचौरी अपने साथ पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल जैसे पुराने दिग्गजों को भी भाजपा में ले आए। यहाँ समझने वाली बात यह होगी कि जिसने पूरा जीवन कांग्रेस के लिए दे दिया, अब बुढ़ापे में आखिर वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश क्यों कर रहे हैं। ये बात गहराई से समझने वाली होगी। क्या वो दबाव में कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस की ओर से बातें कही जा रही है, पुतले दहन हो रहे हैं उनके। कुल मिलाकर माहौल समझना होगा कि देश में किस तरह का माहौल चल रहा है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कई पुराने दिग्गज पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहे हैं। इनमें हाल का एक बड़ा नाम है चुन्नीलाल साहू, पूर्व विधायक थे कांग्रेस के। चोलेश्वर चंद्राकर जैसे तमाम नेता आखिर भारतीय जनता पार्टी में आना क्यों चाह रहे हैं। यह समझने की बात यह भी है कि जो कारण बताए जा रहे हैं वो ये है कि राम के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की आसक्ति है, जिस तरह का झुकाव है, और कांग्रेस ने जिस तरह से अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया गया, उसके बाद जिस तरह की फजीयत हो रही है, इन्हीं कारणों को बताया गया। क्या यही कारण है या कोई और बात है, इसे गहराई से समझना होगा। दरअसल ऐसे बड़े नेता जब अचानक से अपने विचार बदलते हैं, जो दशकों से दूसरी विचारधारा को लगभग गाली देते रहे हैं, काफी तीखी बातें करते रहे हैं, जो व्यंग्य से भी कहीं आगे जाकर व्यक्तिगत आक्षेप के रूप में भी देखे जाते रहे हैं, ऐसे ही माहौल को आम जनता नहीं समझ पाती और आम लोग राजनीति से दूर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ये नेता दोगले होते हैं, इनका कोई विचार नहीं होता, इनकी कोई विचारधारा नहीं होती। कांग्रेस के बारे में तो अब यही कहा जा रहा है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आकर हमारे बारे में भी काफी तीखी टिप्पणियां करते हैं। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, कोई किसी भी विचारधारा की तरफ झुकाव वाला हो सकता है, लेकिन ऐसे दल बदल की हकीकत को भी हमें गहराई से समझना होगा कि आखिर कौन सी राजनीतिक शक्तियां काम कर रही है जिसके कारण इस तरह से विचार परिवर्तन हो जाता है। इंदौर इलाके के पिछले विधानसभा में कांग्रेस के इकलौते विधायक संजय शुक्ला के विरुद्ध आरोप है कि उनके विरुद्ध 140 करोड़ की रिकवरी का दबाव था। 2003 से उनके विरुद्ध अवैध खनन का मामला चल रहा था, वह मामला उनके विरुद्ध जाता दिख रहा है। शायद दबाव में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए हैं, ऐसे आरोप उनके विरोधी लगा रहे हैं। दरअसल राजनीति में आने वाले ऐसे कद्दावर लोगों की कोई साफ सुथरी छवि वैसे भी नहीं होती, क्योंकि समाज के लिए करने के और भी ढेर सारे माध्यम हैं। राजनीति में जिस तरह से रसूख और पैसा बनाकर अपना धंधा चमकाया जाता है, उससे आम लोग राजनीति से कहीं दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजनीति हमेशा से बुरी होती है। ऐसे लोगों को परखने का वक्त आ चुका है। यदि मौजूदा दौर की बात करें कि लोकसभा चुनाव का माहौल है, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों में भाजपा का कब्जा है। एक सीट जो छिंदवाड़ा की, जो नकुल नाथ के पास है, कमलनाथ के पुत्र हैं, ये दोनों पिता पुत्र पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कोई भाव नहीं दिया, तो वापस से राहुल गांधी की न्याय यात्रा में वो शामिल हो गए। किस तरह का उनके साथ न्याय हो रहा है, वो उनके मंच में बैठे हुए सीटिंग अरेंजमेंट को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। राहुल गांधी के बगल में बैठा करते थे, लेकिन कहीं दूर नजर आ रहे थे। वैसे कांग्रेस में ऐसी बेइज्जती कोई नई बात नहीं है, जहां छोटे नेताओं को भी बड़ी उम्र के नेता पैर छूते हैं और उसे सद्भावना या परंपरा का नाम दे दिया जाता है। कुछ लोग लगता है इससे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन अब जब धार जिले के गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ा जो पूर्व सांसद थे, वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए हैं, तो उसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा, क्योंकि मौजूदा समय में भी धार जिले की 8 में से 6 सीटें विधानसभा की कांग्रेस के पास है। भाजपा के यहाँ से सिर्फ 2 ही विधायक हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। कुछ वैसा ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में भी चुन्नीलाल साहू के भाजपा प्रवेश के बाद मिलता नजर आ रहा है। साहू समाज के नेता हैं और जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की और जो कारण बताए हैं, उन कारणों को भी आप ध्यान से समझिए, उसके बाद में इनके बारे में बताऊंगा। चुन्नीलाल साहू 2013 में अकलतरा से विधायक चुने गए थे। 2018 में हारने के बाद 2023 में उन्हें
टिकट नहीं दी गई और शायद यही बड़ा कारण रहा हो। लेकिन चुन्नीलाल साहू चूंकि अब भाजपा में आ चुके हैं तो यहाँ समझना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी साहू समाज के तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में है, जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं भी जुड़े हुए हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले अपने साथ जोड़ने की जो कवायद हो रही है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। दरअसल साहू समाज से भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से सिर्फ एक ही उम्मीदवार बिलासपुर से तोरशन साहू के रूप में उतारा है। साहू समाज की अपेक्षा थी कि पहले की तरह 2 सीटें दी जाए। दरअसल मौजूदा समय में जिस तरह से लगातार साहू समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, विधानसभा चुनाव में दिल खोलकर साहू समाज ने वोट दिया। ओबीसी वर्ग में सबसे ज़्यादा संख्या साहू समाज की आती छत्तीसगढ़ में, उसके बाद कुर्मी समाज और ओबीसी में तीसरे स्थान पर यादव समाज की संख्या बताई जाती है। हालांकि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने कभी सार्वजनिक नहीं की। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर भी यह दबाव है कि वो क्वांटिफाइबल डेटा जो 2019 से तैयार करने की कोशिश की गई, जिसे 31 अक्टूबर 2022 तक तैयार कर लिया गया, जिसके आधार पर 27% आरक्षण का विधेयक पास कर राज्यपाल की तरफ भेजा गया, जिसे राज्यपाल की मंजूरी के बिना आज तक जारी नहीं किया गया। राज्यपाल की ओर से कहा गया कि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। जब तक क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती तब तक ये जानकारी मुश्किल हो पाएगी कि कितने साहू समाज के लोग हैं, कितने कुर्मी समाज के लोग हैं, कितने यादव हैं, कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। तमाम ऐसी बातें इस क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट में छुपी हुई है। लेकिन जो आधी अधूरी रिपोर्ट निकलकर मीडिया तक पहुंचाई गई, जो समझाने की कोशिश की गई, उसके अनुसार ओबीसी आबादी कहीं घटकर अब 42-43% ही छत्तीसगढ़ में रह गई है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ऐसे दौर में समझना होगा कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, यूं कहा जाए कि सर्वे सर्वा राहुल गांधी की ओर से जातीय आधारित जनगणना की बात जोर शोर से की जा रही है। वो तो पत्रकारों से भी उनकी जात पूछ लेते हैं और लगातार जिस तरह से अपने विभिन्न मंचों पर वो ओबीसी, आदिवासी और दलित जैसी तमाम बातों को रख रहे हैं, ऐसे माहौल में यह बहुत आवश्यक हो जाता है कांग्रेस के लिए कि वो जाति के अनुसार टिकटों का वितरण करे। छत्तीसगढ़ में फिलहाल जिन 6 टिकटों का कांग्रेस ने वितरण किया है, उसमें भी इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को बिगड़ने नहीं दिया जाए। फिलहाल 5 नामों की घोषणा होनी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 11 पहले ही घोषित कर दिए हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि कांग्रेस किन किन जातियों के लोगों को किन के विरुद्ध भिड़ाती है, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति अब खुले रूप से सिर्फ जात पर टिकी रह गई है। क्योंकि राहुल गांधी एक नहीं कई बार ये कह चुके हैं, और राहुल गांधी यदि कांग्रेस में किसी बात को कह दे, आम मंचों से वो लगातार कह रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए एक तरह से लक्ष्मण रेखा या ब्रह्म वाक्य हो सकता है, जैसा कि पहले भी होता रहा है। एक तरफ कांग्रेस की पॉलिटिक्स जाति आधारित होती जा रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। मोदी गारंटी को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक सभा हुई, जहां किसान महाकुंभ का आयोजन किया गया। किसानों को साधने के लिए जिस तरह से अंतर की राशि लगभग 13,000 करोड़ से जो ज्यादा की है, यह वितरित करने की पूरी तैयारी के बीच जिस तरह का माहौल तैयार किया गया, वह छत्तीसगढ़ की 70% से कृषि आधारित आबादी प्रभावित होना स्वाभाविक है। फिलहाल महतारी वंदन योजना के माध्यम से पहली शुरुआत हो चुकी है। एक एक कर जिस तरह से सीधा लाभ आम मतदाताओं तक पहुंचाया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं के दम पर काफी फील गुड महसूस कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस जाति आधारित पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ देखने वाली बात होगी कि अभी कांग्रेस के और कौन कौन से बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास बेहद मजबूत जानकारी है, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए हम उन नामों का खुलासा नहीं कर रहे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार कुछ पूर्व सांसद और कुछ पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से लगातार संपर्क में हैं। आने वाली 12 मार्च को जब किसानों को अंतर की राशि दी जाएगी, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जब छत्तीसगढ़ के लिए ऐसी घोषणा करेंगे, तब हो सकता है उस मंच से भी कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लें। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी नेता किसी अन्य दल में नहीं जा रहा है। इसका कारण भी हर किसी को मालूम होगा कि जिस तरह से माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश भर में निर्मित हुआ है, वहाँ जो लक्ष्य रखा गया अब की बार 400 पार, ये कितना सार्थक होता है, इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। राजनीति में रुचि रखने वाले लगातार हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि राजनीति की सूचिता के लिए
हम लगातार प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति से जोड़ सकें, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आके जरूर लिखिएगा। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।